Audio Jungle. Audio Jungle. मैं आज के सेमिनार में 4 पक्षों पर बात करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कोई और आप कहेंगे तो उस पर ही बात करेंगे। पहला पक्ष में समझाना, देखिए दुनिया भर में लोग क्या चलते हैं, पहले बताते हैं कि जीएसटी क्या है, फिर कहते हैं जीएसटी क्यों लाया गया। मेरी समझ कहती है कि पहले आपको आधे पौने घंटे में ये समझना चाहिए कि जीएसटी क्यों लाया गया है। जीएसटी क्या है बाद में समझ लेंगे। जीएसटी लाने की वजह क्या है, ज़रूरत क्या थी, ऐसा क्या संकट हमारे देश में आ गया था कि इतना बड़ा कर सुधार, और ये सचमुच इतना बड़ा है कि आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं। ये बात कहने में रत्ती भर संदेह किसी को नहीं हो सकता। एक 80वां संशोधन था, एक 88वां संशोधन था, जिनको हम टैक्सेशन के मामले में बड़े रिफॉर्म्स कह सकते थे। 80वां काफ़ी बड़ा था, जिसमें सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस में बहुत सारे टैक्स आ गए थे। इसका मतलब केंद्र सरकार अपने कौन से टैक्सेस के पैसे को राज्यों के साथ बांटेगी, उसमें बहुत सारे टैक्स बढ़ गए थे और राज्यों की जीत उसको हम मानते थे। 88वां संशोधन एक केवल औपचारिकता थी कि सर्विस टैक्स, जो एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको संविधान का हिस्सा बना दिया जाए। पर ये जो समाधान, ये जो संशोधन हुआ, ये संशोधन तो उन दोनों संशोधनों के सम्मिलित प्रभाव को भी 10 से गुणा करेंगे, तब जाके उसकी बराबरी कर पाएंगे। इतना बड़ा कर सुधार है। तो पहले हम आराम से समझते हैं कि इस कर सुधार की ज़रूरत थी क्या। तो हम शुरू करें सीधा इस बात से कि टैक्स का जो हमारा सिस्टम है, उस टैक्स के सिस्टम में ऐसी क्या ज़रूरतें पैदा हुई। तो इंडियन टैक्स सिस्टम से हम बात को शुरू करते हैं। इंडियन क्या टैक्स सिस्टम से बात की शुरुआत करते हैं। किसी भी देश का टैक्स हो, टैक्स तो टैक्स ही है। देखिए, टैक्स के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। मैं संविधान के आर्टिकल्स का उल्लेख करूं बीच बीच में, आप उससे घबराएंगे तो नहीं, है ना। उसको नोट करते रहिएगा, घर जाके कभी चेक करना हो चेक कीजिएगा, ठीक। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 265 है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें एक ही वाक्य लिखा है कि कोई भी टैक्स विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। सिंपल सा मतलब है कि कोई भी टैक्स अगर हम लगाएंगे तो उसको विधि के प्राधिकार से, यानी लॉ के माध्यम से ही, कानून के माध्यम से ही लगा सकते हैं। बिना कानून बनाए हम किसी टैक्स को नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि टैक्स लगाने का हक संसद को है, जो केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था है, और राज्यों में विधानमंडलों को, जहाँ एक सदन है विधानसभा, कहीं कहीं 2 सदन है, तो दोनों को मिलाकर विधानमंडलों को टैक्स लगाने का अधिकार है। अगर आप संविधान को ध्यान से देखेंगे तो लगभग आर्टिकल 264 से 300A तक ये जो भाग है संविधान का, इसको संविधान का भाग 12 कहते हैं। संविधान का भाग 12 इस बात पर डिस्कस करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में आर्थिक संबंध कैसे होंगे, वित्तीय संबंध कैसे होंगे। इससे पहले जो भाग 11 है वो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है, लेकिन भाग 12 बात करता है कि वित्तीय संबंध कैसे होंगे। और इसके एकदम बाद जो भाग 13 है, उसका भी एक आर्टिकल मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, जो 301 से 307 तक जाता है, और इसका संबंध मोटे तौर पर इंटरस्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ है। इंटरस्टेट कॉमर्स, ट्रेड, इंटरकॉर्स, ये सब जो चीज़ें हैं। तो इंटरस्टेट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंटरकॉर्स, चारों शब्द उसमें लिखे हुए हैं। इन पर जो बात होती है संविधान में आर्टिकल 301 से 307 तक होती है, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें टैक्स भी शामिल है, वो 263 से शुरू होकर 300A तक जाता है। और उसी में 265 लगभग दूसरा तीसरा आर्टिकल है, जो कहता है कि टैक्स बिना कानून के हम नहीं लगा सकते। अब देखें कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसे काम करता था। आपको अच्छे से पता है कि टैक्स एक दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। ये तो आपने बचपन से इतनी बार सुना होगा कि आपको रट गया होगा एकदम, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरे तरह से वर्गीकरण करें तो हमारे देश में बात करें तो टैक्स तीन तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सेंट्रल टैक्सेस, एक हो सकते हैं स्टेट टैक्सेस, और एक हो सकते हैं लोकल टैक्सेस। तो टैक्स दो तरह से हम समझ सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और फिर सेंट्रल, स्टेट, लोकल। डायरेक्ट टैक्स का सरल भाषा, मैं बहुत तकनीकी भाषा से बचने का प्रयास करूंगा। सरल भाषा में डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि टैक्स उसी से वसूला जाए जिस पर लगाया गया है। मुझ पे लगाया, मुझसे ही ले लिया, तो डायरेक्ट है। तकनीकी भाषा में कहते हैं कि करापात और कराघात अगर एक ही व्यक्ति पर हो, अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अगर एक ही व्यक्ति पर हो तो डायरेक्ट टैक्स है। तकनीकी भाषा गोली मार दीजिए, सिंपल सी बात है। जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया अगर उसी से वसूला तो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि लगाया किसी और पर, लगाया एक्स पर और वसूला वाई से। और इसकी वजह है कि एक्स से वसूलना आसान काम नहीं है, इसलिए लगाया एक्स पर, वसूला वाई से। और इस केस में क्या हो जाएगा, लगाया भी एक्स पर और वसूला भी एक्स से। मैं जो भी सिद्धांत बताऊंगा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, तनाव एकदम न लें, एकदम एग्जाम्पल से बात समझें और जहां भी डाउट हो पूछें। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अब इनकम टैक्स में आपको पता है कि बहुत सारी स्लैब्स हैं। जैसे कई बच्चों ने पर्ची मेरे पास भेजी, स्लिप भेजी, उसमें लिखा है कि अगर ये एक ही कर है तो इसमें 4 स्लैब क्यों हैं। ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स भी तो एक ही टैक्स है, उसमें भी तो स्लैब्स हैं। स्लैब होने से क्या होता है, टैक्स तो एक ही है। इनकम टैक्स में स्लैब हमने बना दी कि आप 1 लाख तक फ्री हैं, महिलाएं हैं तो इतने तक फ्री हैं, बूढ़े हैं तो इतने तक फ्री हैं, उसके बाद 2 लाख से 5 लाख तक ये, 5 लाख से 8 तक ये, 8 के बाद ये। अगर हमने ऐसी स्लैब्स बनाई, लेकिन इनकम टैक्स किससे ले रहे हैं, सरकार मुझसे कहती है कि आपकी इनकम इतनी है, आपको इतना टैक्स देना है। मुझ पर ही लगाया और मुझसे ही ले लिया, क्योंकि मेरी इनकम पर था। तो इनकम टैक्स क्या है, जिस पर लगाया उसी से वसूल लिया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पर लगाया है उससे नहीं वसूलते हैं। जैसे ये जो गिलास है, ये गिलास किसी फैक्ट्री में बना होगा। जब ये फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो केंद्र सरकार के अधिकारी वहीं खड़े हो जाते हैं, उनका ऑफिस होता है फैक्ट्री के अंदर। वो कहते हैं कि भाई आपने गिलास का उत्पादन किया, इस पर टैक्स तो हमें एक्साइज ड्यूटी दो। इसको केंद्रीय उत्पाद कर आपने सुना होगा, कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब गिलास बनाने वाली फैक्ट्री का आदमी जब तक उनकी एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर देगा, एक्साइज ड्यूटी का सरल सा मतलब है कि मैंने उत्पादन किया है, इस पे ड्यूटी, तब तक गिलास फैक्ट्री से बाहर निकल नहीं सकता। अब मान लीजिए गिलास 2 रुपए का पड़ा फैक्ट्री वाले को, उसने तय किया कि 2 रुपए की मेरी कॉस्टिंग है, मैं 3 रुपए का बेचूंगा। सरकार ने कहा ऐसा है कि 3 रुपये आपने इसकी कीमत तय की है, तो हमें 3 रुपये पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12.5% दे दीजिए। तो मान लीजिए 50 पैसे का, तो 50 पैसे का टैक्स पे करने के बजाय 3.5 रुपये का हो गया। उसके बाद ये दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा कि मुझे 3.5 का मिला है, मैं तो इसे 5.5 का बेचूंगा। तो सरकार क्या कहेगी, ठीक है आप 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, कमा लीजिए, लेकिन 5.5 रुपये पर वैट यानी कि सेल्स टैक्स पे कर दीजिए, और सेल्स टैक्स हम आपसे 14% लेंगे। तो मान लेते हैं कि 1 रुपये के आसपास हो गया। और जब कस्टमर खरीदने आया तो उसको रसीद मिली कि गिलास कीमत 5.5 रुपये, सेल्स टैक्स 1 रुपया, वैट 1 रुपया। सेल्स टैक्स, वैट, ट्रेड टैक्स, कमर्शियल टैक्स एक ही बात है सब। और कुल कीमत 6 रुपये 50 पैसे, और उस व्यक्ति से 6 रुपये 50 पैसे ले लिए। अब ये टैक्स लिया सरकार ने अंततः मुझसे। भाई 2 रुपए की चीज मुझे 6.5 की मिली ना, अंततः सारा मैंने तो पे किया, और किसने पे किया। लेकिन सरकार ने जो टैक्स वसूला वो मुझसे नहीं वसूला। सरकार ने टैक्स वसूला फैक्ट्री के मालिक से और दुकानदार से। फैक्ट्री के मालिक से कहा कि एक्साइज टैक्स दो, दुकानदार से कहा कि वैट दो।
और जितना जितना टैक्स इन लोगों ने पे किया, कोई जेब से थोड़ा ना पे किया, वो सारा टैक्स कीमत में लगा दिया और मुझसे ले लिया। इसका मतलब टैक्स व्यापारी ने पे किया, फैक्ट्री के मालिक ने पे किया, या अंततः मैंने पे किया? अंततः मैंने पे किया। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे मुझसे ना लेकर उन दोनों से ले लिया, क्योंकि सरकार उन पर आराम से कंट्रोल कर सकती है। कस्टमर पे कंट्रोल करना सरकार के लिए आसान नहीं होता है। इतना सा मामला है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? लगाया है किसी पर, वसूला है किसी और से। लगाया मुझ पर ही है, पर वसूला है दुकानदार से और फैक्ट्री के मालिक से। ये दोनों तरह के टैक्सेस हमारे सिस्टम में भी और दुनिया के हर देश के सिस्टम में काम करते हैं। इन्हीं से सरकारें राजस्व कमाती हैं, उन्हीं पैसे से, उसी पैसे से सरकारें अपना सारा जो रोज़मर्रा का खर्चा है वो भी, और जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो भी करती है। अब क्योंकि हम फेडरल कंट्री हैं, देश दो प्रकार के हैं, कुछ हैं यूनियन और कुछ हैं फेडरेशंस। एक ज़माने में तो कन्फेडरेशंस भी होते थे, जो कि अब नाम मात्र का कुछ महत्व उनका बचा है तो बचा है, लेकिन कोई ऐसा देश जो कायदे से कन्फेडरेशन की परिभाषा में आ सके अब नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा CIS के बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई खास महत्व है नहीं। यूनियन का मतलब है जहां केवल एक सरकार होती है, आप उसे केंद्र कहें, राज्य कहें, इसका कोई मतलब नहीं है, एक ही सरकार होती है। जैसे इंग्लैंड जो है, UK, एक यूनियन का एग्जाम्पल है। इंग्लैंड में राज्य नहीं होते हैं, केंद्र सरकार लंदन से काम करती है, छोटे शहर हैं, काउंटीज़ हैं, पर काउंटीज़ को वो हक नहीं है जो भारत में राज्यों को हक मिले हुए हैं। भारत में राज्यों का मुख्यमंत्री होता है, उनके पास राज्यपाल होता है, उनके पास विधानमंडल है, उस विधानमंडल से वो टैक्स की विधियां पारित कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं, अपनी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज घोषित करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनके हाथ में सारी पुलिस पावर है, उनके हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। शक्तियों का ठीक ठाक बंटवारा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। अब तो पंचायतों में भी होता है, आर्टिकल 243 के बाद से, जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुए उसके बाद से। यूनियन में केवल एक लेवल होता है गवर्नेंस का, केंद्र, बस। इसलिए UK हो, फ्रांस हो, इन सब का सिस्टम एकदम अलग है। इनको ये झंझट ही नहीं है कि कौन सा टैक्स केंद्र का है, कौन सा टैक्स राज्य का है। सारे टैक्स केंद्र के हैं। इसलिए उन देशों में अगर आप GST लगाना चाहें तो दिक्कत कम है। जैसे फ्रांस में 1954 में GST आ गया था, दिक्कत भी नहीं हुई। दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत तब हो ना जब वो फेडरेशन हो। UK में कब से GST चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब कोई फेडरल सिस्टम हो। फेडरल सिस्टम का मतलब है जहां सरकारें दो होती हैं, एक सेंटर की और एक स्टेट की। केंद्र और राज्य की सरकारें ठीक तरीके से चल सकें, इसके लिए दोनों सरकारों को पैसा भी चाहिए होता है। तो पैसा कैसे दें? इसका तरीका जो सामान्यतः संविधानों में हुआ करता है, जो भारत के संविधान में भी था परसों रात तक, वो लगभग वैसा था जैसा अमेरिकी संविधान में। अमेरिका फेडरेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। अमेरिका में सेंटर की दुनिया एकदम अलग है, स्टेट्स की दुनिया एकदम अलग है। वहाँ स्टेट्स को जितनी स्वायत्तता हासिल है उतनी भारत में नहीं। इसलिए अमेरिका में GST आज तक नहीं आया। अमेरिका में GST शायद कभी आएगा भी नहीं। लेकिन GST नहीं आने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा प्रावधान कर लिया है जो हम आर्टिकल 307 में कर सकते थे, पर हमने आज तक किया नहीं। क्या नहीं किया, थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो अमेरिका में GST नहीं, ना ही मेरे ख्याल से कभी आएगा, और वो उसके बिना मैनेज कर लेते हैं। वहाँ केंद्र के अपने कर हैं, राज्यों के अपने कर हैं। ऐसे ही भारत ने भी क्या कर रखा था अब तक, केंद्र के अपने कर। केंद्र के कुल करों की संख्या थी 15 है। ये मैं 30 जून रात 11:59 तक की बात कर रहा हूँ। राज्य के कुल करों की संख्या थी 20। राज्यों को करों की संख्या ज़्यादा दे रखी है, लेकिन उस कर में कुछ मिलता नहीं है उनको। कटोरा लेके हमेशा खड़े रहते हैं बेचारे, उनके पास पैसे हैं ही नहीं। नाम के कर दे रखे हैं, और जैसे शव यात्रा पर कर लगाना हो तो राज्य लगाएगा, उसमें क्या कर लगाएगा बेचारा। ऐसे ऐसे कर दे रखे उनको बहुत सारे, तो मीनिंगलेस टाइप के ज़्यादा है। लेकिन हाँ, संख्या गिनेंगे तो 20 के आसपास है। जो लोकल टैक्सेस हैं, लोकल टैक्सेस अलग से नहीं होते हैं। लोकल टैक्सेस आमतौर पर स्टेट के जो टैक्सेस हैं उन्हीं में से कुछ इनको डिवोल्यूशन करके दे देते हैं कि ये वाले कर राज्य ने अपनी लोकल बॉडीज़ को दे दिए। जैसे पंचायत कानून आने के बाद
और नगर पालिका या नगर निगम कानून आने के बाद हर एक राज्य के विधानमंडल से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करे और ये बताए कि या तो कुछ कर उन्हीं को सौंप दे कि ये कर आपके हो गए, आप संभाल लीजिए, और या ये कर दे कि भाई कर तो हम ही लेंगे पर हमारे करों में से कितना % हिस्सा आपको मिलेगा वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे फाइनल कर दे। इन दो तरीकों में से एक होता है। इसलिए मोटे तौर पर कर दो ही प्रकार के मान के चलिए। लोकल बॉडीज के टैक्स तो बेसिकली स्टेट टैक्सेस से ही निकलते हैं, कोई अलग सिस्टम काम नहीं करता है। तो हमारे देश में कर इस तरह से भी दो प्रकार के हो गए। जैसे सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो सेंट्रल टैक्सेस में अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स इसमें आता है। इनकम टैक्स कौन सी सरकार लेगी? केंद्र सरकार। ऐसे ही इनकम टैक्स का एक दूसरा भाई है जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स दरअसल एक ही बात है। किसी इंडिविजुअल की इनकम पे होगा तो बोलेंगे इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स, किसी कंपनी की इनकम पे होगा तो बोलेंगे कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेट इनकम टैक्स। तो तात्विक रूप से सब्सटैंटिव लेवल पर ये दोनों टैक्सेस सेम हैं, इन दोनों में कोई अंतर है नहीं। इसके अलावा अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करनी है तो एक आपने कैपिटल गेन्स टैक्स का नाम सुना होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। अगर हम केंद्र सरकार के उन टैक्सेस की बात करें जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या डायरेक्ट में अगर एक और आपने सुना हो तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक नया टैक्स लगा है। अगर आप शेयर्स, डिबेंचर्स बेचेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, बेचेंगे तो उस ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स लगता है। उस टैक्स को भी डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत रखते हैं और केंद्र सरकार के अंतर्गत उसको माना जाता है। इसी प्रकार से सेंटर के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और उसका सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, अच्छा पहले अगर आप जानना चाहें, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है या बेची है। अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी और बाद में बेची, उसमें जितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन्स टैक्स है। उसमें अगर 3 साल से पहले बेची है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, अगर 3 साल के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटीज यानी शेयर वगैरह बेचेंगे तो उस पर जो टैक्स होगा, ट्रांजैक्शन पे, प्रॉफिट लॉस पे नहीं, ट्रांजैक्शन पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की उत्पाद कर, इसका सिंपल सा मतलब फैक्ट्री से कोई माल बन के बाहर निकला तो फैक्ट्री से माल के बाहर निकलने पर कर, क्योंकि उसका उत्पादन हुआ है। इसी तरह से क्योंकि एक्साइज टैक्स केवल वस्तुओं पर लग पाता है, 1994 में उस समय के एक बहुत मौलिक व्यक्ति मनमोहन सिंह ने फैसला किया कि जब सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है तेजी से और हम केवल गुड्स पे टैक्स लगा रहे हैं तो इकॉनमी कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने 1994 के जो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट होता है, एनुअल फाइनेंस बिल जिसको बोलते हैं जनरली, जो बजट यानी कि जो बजट का अंतिम हिस्सा होता है, उसमें सर्विस टैक्स नाम से टैक्स लगा दिया और आगे चलकर उसको संविधान संशोधन करके 88वां संविधान का हिस्सा बना दिया गया। तो सर्विस टैक्स जो 30 जून की रात 11:59 तक जीवित था, वो भी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस में से एक था। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा लगने वाला एक और इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है, बाहर के देश से, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे कस्टम्स ड्यूटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और मोटे तौर पर केंद्र सरकार की कमाई के यही साधन है। ऐसी राज्य सरकार के पास भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। राज्य सरकारों के पास डायरेक्ट टैक्सेस आमतौर पर नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। राज्य सरकारों के पास कमाई का जो सबसे बड़ा तरीका है वो होता है सेल्स टैक्स। राज्य के भीतर होने वाली जो खरीद बिक्री है उस पर टैक्स लगाते हैं। इस सेल्स टैक्स को कहीं ट्रेड टैक्स, कहीं कमर्शियल टैक्स कहते हैं और आजकल की भाषा में इसी को वैट कह देते हैं। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। हमारा संविधान एक खास व्यवस्था करता है, वो कहता है कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाएगी लेकिन 2 चीज़ों पर छोड़कर, और उन 2 चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का हक राज्यों को है।
उनमें से एक है वह अल्कोहल जो पीने के लिए हो, कंज्यूम करने के लिए हो। तो केवल शराब पर एक्साइज टैक्स, ये राज्यों की कमाई का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। कई राज्यों का 20, 22, 23% तक कुल राजस्व शराब के एक्साइज और वैट से आता है। और इसलिए अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शराब को बंद करेंगे और अगर गुजरात सरकार ने बहुत सालों से शराब को बंद कर रखा है तो छोटी बात नहीं है। गुजरात के बारे में फिर भी कह सकते हैं कि अमीर राज्य है, उसके पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। बिहार के पास तो सोर्सेज भी नहीं है। उसके बाद भी नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि चाहे जो हो जाए शराब नहीं चलेगी। इतने बड़े रेवेन्यू सोर्स को त्यागना एक सोशल बेनिफिट के नाम पर, ये छोटा मामला नहीं है, बड़ी बात है। अच्छा बुरा फैसला करते रहिए, क्योंकि बिहार के शराबी बहुत परेशान हैं। बेचारे बिहार से बाहर निकल के पीते हैं फिर लौटते हैं, तो उनको यात्राएं बहुत करनी पड़ रही हैं। सज़ाएं बहुत कठिन है कि किसी घर में शराब मिल जाए तो घर के सब लोग 10 साल के लिए जेल चले जाते हैं। बहुत टफ तरीके से लागू किया है। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ अलग है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने ये फैसला जो लिया है बड़ा फैसला है, ये मजाक नहीं है। राज्य सरकार के पास जनरली इन दो सोर्सेज से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, सेल्स टैक्स से और एक्साइज ऑन अल्कोहल। अब ये हमारी परंपरागत व्यवस्था है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे देश में टैक्स का कलेक्शन कैसे हो रहा था और उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे जीएसटी की ओर बढ़ना पड़ा। और उसमें समस्याओं में से एक समस्या है जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। वो अकेली समस्या नहीं है, उसको अकेली समस्या मानेंगे तो टॉपिक ठीक नहीं समझ में आएगा। वो एक समस्या है। जो सिस्टम काम करता था उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। अब तक हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, अब तक का मतलब मोटे तौर पर समझ लीजिए 1986 से पहले, मैं आपको पूरा हड़प्पा युग से तो नहीं, पर 1985-86 के आसपास से टैक्स में क्या क्या सुधार हुए ये बताना चाह रहा हूँ। 1986 से पहले तक क्या था कि हम पूरी तरह से सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन पे काम करते थे। उसके बाद भी पार्शली कर रहे हैं, परसों रात तक कर रहे थे पार्शली, लेकिन अब लगभग नहीं कर रहे हैं। अभी भी कहीं कहीं कर रहे हैं, जीएसटी ने सब कुछ करने दिया है, अभी भी कहीं कहीं कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि टैक्स कई स्टेजेस में लिया जाएगा, लेकिन किसी भी स्टेज पर टैक्स जब लेंगे उस टैक्स ट्रांजैक्शन पर इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले लिया या नहीं लिया, उससे रिलेशन नहीं होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए नाम का आदमी है। आज हम एबीसी से बहुत काम करने वाले हैं, एबीसी बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ए नाम के आदमी ने मान लीजिए 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल कह लीजिए इसको, और उसके ऊपर 10% टैक्स था, तो उसने 110 रुपये पे किए। सरल सी बात है, 110 पे कर दिए। फिर उसने क्या किया, उसने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करके उसने क्या किया, 40 रुपए की वैल्यू बढ़ा दी इसकी, ठीक। उसकी कॉस्ट कितने की थी, 110 की, और उसने कहा कि 150 रुपए का मैं बेचूंगा सामान, क्योंकि मैंने जो इसमें वैल्यू एडिशन किया, मैंने इसमें जो काम किया है उसके 40 रुपये मुझे मिलने चाहिए। और जब उसने एक रिटेलर से कहा, दुकानदार से कहा कि तुम ये खरीद लो 150 का, तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसा करो, जब आप इसको बेच रहे हैं ना, अच्छा ये प्रोडक्शन करें तो आप पहले एक्साइज ड्यूटी हमको दीजिए, क्योंकि हमने प्रोडक्शन कर दिया है। और मान लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी भी 10% की दर से हो गई, ठीक है, तो ये 165 का हो गया। अब 165 का मान लेते हैं कि मिल गया होलसेलर को, या हम छोटा करने के लिए मान लेते हैं रिटेलर को इतने का मिल गया। अब रिटेलर ने एक ग्राहक को कहा कि ये सामान आप ले सकते हैं, लेकिन उसने तय कर लिया था कि मुझे 165 का मिला है तो मैं इसमें कम से कम 35 रुपये तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो अब ये सामान रिटेल शॉप पर कितने का हो गया, 200 रुपये का हो गया। लेकिन जैसे ही वो बेचने गया, इतने में स्टेट गवर्नमेंट आ गई, उसने कहा कि भाई वैट पे करना पड़ेगा आपको, या सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। और सेल्स टैक्स फिर मान लेते 10% है, यानी कि
₹20 और ₹220 का सामान कस्टमर ने खरीदा। ये सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन वाला मामला है। इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स एक ही जगह लगेगा, टैक्स तो कई जगह लग रहा है। इसमें आपने देखा कि 3 लेवल्स पे टैक्स लग रहा है। सबसे पहले सेल्स टैक्स लगा जो कच्चा माल खरीदने पर लगा, फिर एक्साइज टैक्स लगा जो प्रोडक्शन पर लगा, और फिर सेल्स टैक्स लगा जो बेचने पर लगा। इसमें जो दिक्कत है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत का नाम है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए एक और शब्द आता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स पे करना। और इसमें आप देखेंगे, इसमें मान लीजिए अगर पहले वाले व्यक्ति ने टैक्स न पे किया हो और ये आदमी इससे कहे कि बिना टैक्स दे दो मुझे, और ये ₹10 बचा के ₹100 का लेके आ गया, लेकिन इसकी फैक्ट्री के बाहर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी बैठे हैं वो करप्ट नहीं है, वो टैक्स लेके ही मानते हैं। तो वो क्या करेगा, अब जब 150 से सामान बेचेगा इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वो इससे पूछेंगे नहीं कि पिछले वाले टैक्स पे किया था या नहीं किया था। पीछे टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ उससे इनको कोई मतलब नहीं है, आगे टैक्स पे होगा या नहीं होगा इससे भी इनको कोई मतलब नहीं है। हर पॉइंट पर जब भी टैक्स पे हो रहा है उसके पहले और उसके बाद की चेन से कोई मतलब नहीं। ये है सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। इसमें जो नुकसान होता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट का नुकसान है, और कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि टैक्स पर टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे आप देखिए, ये वस्तु ₹100 की थी, टैक्स ₹10 का था। ये जो इसने 110 की अपनी कॉस्ट मानी और ₹40 इसने अपनी वैल्यू जोड़ी है, दरअसल तो वस्तु ₹100 की थी, 110 में से 10 तो टैक्स था। इसका मतलब पहले जो टैक्स पे किया गया, इस टैक्स को यहां पर खर्चा मान लिया गया, और जब ये 10% जोड़ा है तो ये 10% इस ₹10 पर भी लगा हुआ है, और अगली बार जो 10% लगा है उस 10% में ये 10% तो शामिल है ही, ये वाला 10% भी शामिल है, यानी ये ₹10 और ये ₹15, ₹25। इस 25 पे जो ₹2.5 लगा और पहले इस 10 पे जो ₹1 एक्स्ट्रा लगा, ये ₹3.5 तो टैक्स पर टैक्स हुआ ना। और ये कैसी व्यवस्था है कि लोग टैक्स वस्तु पर तो पे कर ही रहे हैं, लोग जो पहले टैक्स पे किया गया था उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए दुनिया भर में एक मैकेनिज्म ईजाद हुआ, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैट और जीएसटी एक चीज नहीं है, वैट जीएसटी का पूर्ववर्ती है। बिना वैट के जीएसटी नहीं आ सकता, लेकिन वैट हमेशा जीएसटी बनेगा ऐसा नहीं। कई देशों में वैट चल रहा है, जीएसटी नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप जीएसटी पर आना चाहेंगे तो आपको उससे पहले वैट पे आना ही पड़ेगा, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते। वैट की व्यवस्था सबसे पहले दुनिया में 1954 में फ्रांस ने शुरू की। 1970-80 के दशक में सारा यूरोप के 96% देश वैट पे चलते हैं। यहां तक कि अफ्रीका के 90% देश वैट पे चल रहे हैं इस समय। ये कोई ऐसी तोप चीज नहीं है कि बहुत नई चीज हो। जब ये होना शुरू हुआ तो भारत सरकार को भी ये लगा कि हमें करना चाहिए, तो पहले समझ लीजिए वैट क्या होता है, और जैसे ही वैट समझेंगे तो उसके बाद देखेंगे भारत सरकार ने कैसे कैसे वैट अप्लाई किया, कहाँ कहाँ किया और अब कहाँ कहाँ बचा हुआ है। इसी हम इक्वेशन को लेते हैं फिर से, ठीक है। क्या मैं ये मान के चलूँ कि ये इक्वेशन आप समझ गए थे ठीक तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? मतलब कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं एग्जाम्पल ऐसा करता हूँ, 20 बार लूँगा, 20 की 20 बार यही एग्जाम्पल लूँगा, इसी से आपको चेंज कर करके समझाता रहूँगा ताकि एग्जाम्पल को लेकर दिक्कत ना हो। अब क्या हुआ, पहली ट्रांजैक्शन है ए और बी के बीच में। ए ने रॉ मटेरियल बेचा है और इसने खरीदा है, ठीक। पहली ट्रांजैक्शन ये हुई। ₹100 का रॉ मटेरियल था, इसके ऊपर ₹10 यानी 10% लग गई ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी लग गई? वैट लग गया, सेल्स टैक्स लग गया, मतलब तो 110 का हो गया। बी ने ₹110 चुकाकर उस कच्चे माल को खरीद लिया। अब वही बी है, उसने क्या किया, अब जब बी से सी की ओर बढ़ेगा, बी ने जो ₹100 का माल था, ध्यान रखना है अब मैं 110 नहीं लिखूंगा,
अब मैं लिखूंगा 100 प्लस 10। जो बी को सामान मिला था वो 100 प्लस 10 का था। ये 10 रुपए टैक्स के थे। इसके बाद इसने क्या किया, 40 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। इसने जो भी काम किया उससे उसकी वैल्यू 40 रुपए बढ़ गई। आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन का मतलब ही होता है वैल्यू एडिशन। आप जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्रोडक्शन है। तो इस व्यक्ति ने 100 रुपए के कच्चे माल पर 40 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। तो अब इसका सामान हो गया 140 रुपए का। 10 रुपए अलग है, उसको अलग से रखिए। 140 रुपए पर जब ये बेचने के लिए गया तो इसको 10% टैक्स पे करना है। तो टैक्स 150 पर नहीं, 140 पर, क्योंकि 10 तो टैक्स है। उस टैक्स पे फिर से टैक्स ही निकालेंगे हम। वैल्यू एडिशन जो है उस पर टैक्स देना है बेसिकली। तो कैसे करेंगे वही समझना है। 140 पर टैक्स हुआ 14 रुपए। और अब क्या होगा, अब ये व्यक्ति ये वाला 10 छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए दिमाग से। 100 प्लस 40 प्लस 14 154 रुपए लेगा अपने किससे, कस्टमर से, या अगर प्रोड्यूसर है तो रिटेलर से या होलसेलर से। एक्साइज ड्यूटी मान लेते 10% लगी है। अब इसमें जो समझने की बात है वो देखिए ध्यान से। इसने जो इनवॉइस भरी उस इनवॉइस में लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि ये जो 10 रुपए है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये शब्द बहुत सुना हुआ आपने, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो मैंने खरीदा था उस पर इतना टैक्स पिछले व्यक्ति ने चुका रखा था। तो 100 रुपए कॉस्ट थी, 10 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट था, 40 रुपए वैल्यू एडिशन था। तो जितने का खरीदा प्लस जितना वैल्यू एडिशन किया 140, उसके ऊपर मेरा टैक्स बनता है 14 रुपए। ये कस्टमर से लेगा 154 रुपए, लेकिन जब सरकार को चुकाने जाएगा तो सरकार को चुकाएगा केवल 4 रुपए, क्योंकि इसने 14 रुपए टैक्स पे किया है जबकि 10 उस पर पहले ही लगा हुआ था। यह है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। वैट का सिंपल सा मतलब होता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, बस वैट का ये मतलब है। मैंने जितना टैक्स पे किया उसमें से माइनस कर देंगे जितना टैक्स पहले पे होकर आया था। आउटपुट माइनस इनपुट। बस आउटपुट वाले को लाइबिलिटी कहते हैं क्योंकि वो हमारा दायित्व है पे करना। इनपुट वाले को क्रेडिट कहते हैं क्योंकि वो हमारा हक है कि हमें मिले। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो ये व्यक्ति 154 रुपये पे करेगा, लेकिन 154 में से टैक्स केवल 4 रुपये है, उसके अलावा इसको टैक्स नहीं देना पड़ा है। अब तीसरे लेवल पर आ जाइए, सी से डी, यानी कि कस्टमर के पास। अब इस व्यक्ति की जो कॉस्टिंग आएगी, इसकी जो कॉस्टिंग है, हम ये नहीं कहेंगे कि 154 रुपये है, सिर्फ कॉस्ट निकालेंगे टैक्स के अलावा बाकी वैल्यू एडिशंस की। और वो वैल्यू एडिशंस कितने हैं, 100 प्लस 40। ये 140 पहले से इस व्यक्ति ने ऐसी चीजें ले रखी है जिसमें वैल्यू इतने की है, बाकी तो टैक्सेस से। अब 140 रुपये के ऊपर जो उसने टैक्स पे किया था वो 14 रुपये का था। मतलब कुल 14 रुपये का पे हुआ है, 10 ये पे हुआ, 4 इसने पे किया। अब तक का टैक्स 14 रुपये का हो चुका है, इसको टैक्स मान लीजिए। अब सवाल है कि इसने इसमें अपनी कितनी वैल्यू जोड़ी। इसको जो सामान मिला है अब तक, आप समझ पा रहे हैं, मैं ही समझ पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। इसको जो सामान मिला था उसमें 140 रुपये की वैल्यू थी और 14 रुपये का टैक्स था। टैक्स को हम काउंट करेंगे ही नहीं, टैक्स को अलग रखेंगे। 140 की वस्तु में इसने कुछ नक्काशी की, कुछ सुंदर बनाया, उसको पैकिंग की बढ़िया से, एयर कंडीशनर शोरूम बनाया, शोरूम में बहुत सारे लोग आए, देख के चले गए, इतना बिजली खा गए। उसके बाद कुछ लोगों ने खरीदा, तो वो सब खर्चा निकाल के उसने तय किया कि मैं इसके ऊपर 50 रुपये तो अपने लूँगा ही लूँगा, इससे कम मैं नहीं बेचूंगा। तो अब इसके पास जो सेल प्राइस है, ध्यान रखना, सेल प्राइस में पहले टैक्स कितना पे किया वो शामिल नहीं होगा। सेल प्राइस हो गया 140 प्लस 50 यानी कि 190 रुपये। लेकिन जैसे ही ये बेचेगा सरकार आ जाएगी कि वैट पे करो। इस 190 पर 10% टैक्स कितना हो गया, 19 रुपये, और 209 रुपये की रसीद बनेगी और कस्टमर को ये 209 रुपये का मिलेगा।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कस्टमर को 209 रुपये की वस्तु मिली, इस व्यक्ति ने टैक्स में उससे 19 रुपये वसूले हैं, ये सरकार को कितना टैक्स पे करेगा? ये सरकार को पे करेगा 5 रुपये, क्योंकि 14 रुपये का टैक्स तो ये पहले ही पे कर चुका है खरीदने के समय। तो ये क्या लिखेगा अपने उसमें रिटर्न में कि इतने का सामान बेचा है, जो आउटपुट का हमारा टैक्स लाइबिलिटी है वो है 19 रुपये, इनपुट टैक्स क्रेडिट है 14 रुपये, बैलेंस है 5 रुपये। सरकार को मिलेंगे कुल 19 रुपये, लेकिन सरकार को जो 19 रुपये मिलेंगे उस 19 में से 10 यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे, 5 यहाँ से मिलेंगे, और हर व्यक्ति केवल उतने ही पैसे पे टैक्स पे कर रहा है जितनी उसने वैल्यू बढ़ाई। एग्जांपल देख लीजिए, इसने वैल्यू बढ़ाई 50 रुपये की, 50 से 10% कितना हुआ? 5 रुपये, इसने 5 रुपये पे किए। इसने वैल्यू बढ़ाई 40 रुपये की, इसने टैक्स कितना पे किया? 4 रुपये, क्योंकि वैल्यू 4 रुपये, 10% 4 रुपये हुए। और इसका मतलब किसी ने भी उतना ही टैक्स पे किया जितनी उसने वैल्यू बढ़ाई। ये वैल्यू एडिड टैक्स इसलिए कहते हैं। अब दोनों में तुलना करके देखिए, एक आम कस्टमर को पहले वाले मामले में वस्तु मिल रही है, अच्छा यहाँ 35 बढ़ाए थे हमने, इसको 50 करके देखते हैं ना, तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे अगर यहाँ 50 बढ़ाया हमने, यहाँ भी 50 कर लेते हैं, तुलना हो पाएगी। 165 पे 50 रुपये की वैल्यू जोड़ी, अब ये हो गया 215 का, 215 का हो गया तो टैक्स हो गया यहाँ पर 21 रुपये 50 पैसे। और इसका मतलब ये वस्तु जो बिकी मार्केट में वो बिकी 236 रुपये 50 पैसे की। ये आखिरी वाक्य आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? हमने वहाँ क्योंकि 50 रुपये जोड़े थे ना, तो यहाँ 50 जोड़ लिए वैल्यू एडिशन, ताकि आप दोनों की तुलना करके समझ सकें कितना अंतर पड़ता है। अब सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था में एक वस्तु जो 100 रुपये से शुरू हुई है वो 3 लेवल्स पर आते आते एक कस्टमर को पड़ती है 236 रुपये 50 पैसे की। और कहने को हम क्या कह रहे हैं? सिर्फ 10% टैक्स है, क्योंकि हम केवल आखिरी टैक्स काउंट कर रहे हैं। जबकि सच क्या है, इसमें कितना टैक्स पे किया गया? पहले लेवल पर 10 रुपये, दूसरे लेवल पर 15 रुपये, तीसरे लेवल पर 21.5 रुपये, और ये तीनों मिला कितना हो गया? 46.5 रुपये टैक्स हो गया। सिंगल पॉइंट सिस्टम में 46.5 रुपये टैक्स हुआ है, और वस्तु की कीमत 236 रुपये 50 पैसे। और इसमें क्या हुआ है? कितना टैक्स हुआ? 10 + 4 + 5, टोटल टैक्स 19 रुपये। यहाँ टैक्स था 46.5 रुपये, यहाँ हो गया 19 रुपये, और वस्तु की कीमत जो उपभोक्ता को, कंज्यूमर को 236 रुपये 50 पैसे थी, वो यहाँ हो गई 209 रुपये। और जितना टैक्स बचा वो सारा टैक्स, उसका बेनिफिट किसको मिला? कंज्यूमर को। रेट कम हो गया। इसलिए मज़े की बात है, अगर पिछले सिस्टम में कोई वस्तु 12.5% पे मिल रही थी और नई व्यवस्था में 18% पे है, तो भी मान के चलिए कि वो सस्ती होने वाली है, क्योंकि पहले आप 12.5% आखिरी पॉइंट पे दे रहे थे, पीछे का सारा काउंट नहीं कर रहे थे। और अब जो आप टैक्स पे करेंगे 18%, वो 18% कुल मिलाकर है, शुरू से अंत तक मिलाकर है। इसलिए जो लोग हल्ला मचा रहे कि पहले 12 था 18 कर दिया, सरकार बर्बाद कर देगी देश को, शुद्ध रूप से बकवास करते हैं। उन्होंने देखा ही नहीं है कि इस 12% से पहले 12.5% सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा था। उस सेंट्रल एक्साइज छोड़कर केवल एक ही बार में आपको 18% पे करना है, जिसमें सारे इनपुट टैक्सेस शामिल हैं। और इस वजह से पहले का 12%, अब का 18%, आज का 18% सस्ता पड़ेगा पहले के 12% से। ये जीएसटी नहीं है, ये तो जीएसटी का छोटा भाई है, वैट। वैट जब बड़ा होता, मैच्योर होता, तो जीएसटी बनता है। वो भी हर जगह नहीं बनता है, कहीं कहीं बनता है। अगर आपको वैट प्रिंसिपल समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। पूरी तरह से स्पष्ट है एकदम। अब जब दुनिया की बहुत सारी सरकारें वैट प्रिंसिपल समझ रही थी, और जब फ्रांस ने इम्प्लीमेंट किया, यूरोप के देशों ने इम्प्लीमेंट किया, अफ्रीका तक ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और तो और हमारे प्रिय दोस्त पाकिस्तान ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमें भी तो ख़राब लगना ही चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान भारत ने साथ साथ किया, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत पहले कर दिया। 1986 में हमने किया, उससे 2-3 साल के बाद ही पाकिस्तान ने किया। पर पाकिस्तान छोटा देश है तो आराम से कर लेता है। पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, श्रीलंका, सब में लागू हो चुका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
अब वैट प्रिंसिपल अच्छा है, ये समझ में आ गया सरकार को। एक बच्चे ने सवाल पूछा जीएसटी इतना ही अच्छा है तो डायरेक्ट टैक्स में क्यों नहीं आया? इसको बोलते हैं गोलू किस्म का सवाल, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट है ही नहीं। जब कैस्केडिंग इफेक्ट है ही नहीं तो वहां पर ऐसे उपाय की जरूरत क्या है? मेरी इनकम इतनी है, सरकार ने कहा कि इसमें से 30% टैक्स दे दीजिए, मैंने दे दिया, बात खत्म। कहां कितने लेवल्स पे टैक्स लगा? एक ही लेवल पे लगा। जब टैक्स सीधा एक ही लेवल पे लग रहा है तो वहां हमें इनपुट वैल्यू आउटपुट वैल्यू की जरूरत क्या है? तो भारत सरकार ने क्या करना शुरू किया? सबसे पहले 1986 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आमतौर पर 12.5% की दर से लगाई जाती है। मेरे ख्याल से 80% वस्तुओं पर सेंट्रल एक्साइज 12.5% के आसपास रहता है। और सेंट्रल एक्साइज, ध्यान रखना, केवल 2 चीज़ें छोड़कर देश में कोई भी उत्पादन हो उस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है। 2 चीज़ें कौन सी छोड़नी है? एक तो शराब जो राज्यों के लिए छोड़ रखी है, और दूसरा भी राज्यों के लिए छोड़ा हुआ है, वो अफीम और अफीम के उत्पाद हैं, लेकिन वो मेडिसिनल यूज़ के लिए होते हैं। ये नहीं कि राज्य अफीम बना के बेचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिनल यूज़ के लिए जब अफीम का उत्पादन होगा उस पर भी सेल टैक्स, जो एक्साइज टैक्स सॉरी, वो राज्यों को मिलेगा, केंद्र को नहीं मिलेगा। इन 2 को छोड़ के भारत में कुछ भी उत्पादित हो उस पर एक्साइज टैक्स किसको मिलता है? केंद्र को। उसी को बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब केंद्र सरकार को यह बात समझ में आ गई कि हम क्यों टैक्स पे टैक्स ले रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल एक्साइज में टैक्स पे टैक्स कैसे हो सकता है? आप ये भी एग्जांपल से बात समझिए। मान लीजिए कार की फैक्ट्री है, दुनिया में कोई कार की फैक्ट्री पूरी कार खुद नहीं बनाती है, उसके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स अलग अलग फैक्ट्री से बन के आते हैं। मान लीजिए कार के 10 स्पेयर पार्ट्स 10 फैक्ट्री से आते हैं। आपने 10 की 10 फैक्ट्री से सामान जब निकला सब पे 12.5% टैक्स लगा दिया, यहां आया और कार की फैक्ट्री ने उन सबको मिला के कार बनाई, यहां से निकला फिर 12.5% लगा दिया। ये कौन सा इफेक्ट है? कैस्केडिंग। एक्साइज ड्यूटी पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। ये सिर्फ उन चीज़ों में होगा जिनका प्रोडक्शन कई लेवल्स पे होता है। एक लेवल पे होगा तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस चीज़ के प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो सरकार ने 1986 में सेंट्रल एक्साइज का नाम बदल के कर दिया मोड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, और एकदम सिस्टम चेंज किया कि अब से सेंट्रल एक्साइज अगर पे की है तो उस टैक्स पर सेंट्रल एक्साइज फिर से नहीं लगेगा। सिंपल सा मतलब है कि अगर 12.5% यहाँ सब पे किया हुआ है और ये सारा का सारा टैक्स मान लीजिए पे किया हुआ है 1 लाख रुपए, और यहाँ 12.5% पे मान लीजिए 1.1 लाख रुपए आ रहा है, तो यहाँ कितना पे करना होगा? केवल 10,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख रुपए जो इसी वस्तु पर एक्साइज पहले पे हो चुका है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ 1,10,000 जो बन रहा है वो है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा देंगे तो बच गया 10,000 रुपये। तो मारुति फैक्ट्री केवल 10,000 रुपये एक्साइज टैक्स पे करेगी, जबकि उसकी सब्सिडरी फैक्ट्रीज जो हैं या जिनको आउटसोर्स किया हुआ है, जिसको इस सिस्टम में जॉब ऑर्डर वाले लोग कहते हैं, वो पे करेंगे 1 लाख रुपये और उसका क्रेडिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो मॉडवेट आने से चीज़ें बड़ी आसान हो गई। आगे चलकर क्या हुआ कि मॉडवेट को फिर कन्वर्ट कर दिया सेनवेट में, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, CENVAT। आजकल मॉडवेट नहीं है, अब सेनवेट है। तो आजकल सेंट्रल एक्साइज भी नहीं बोलते, सेंट्रल एक्साइज का नाम क्या हो गया था? मॉडवेट, और मॉडवेट का नाम अब क्या हो गया है? सेनवेट। सेनवेट में एक और अच्छी बात हुई आगे चलकर, शुरू में नहीं, आगे चलकर एक सवाल ये उठा कि हम जो गुड्स खरीदते हैं उन गुड्स के बनने में कुछ सर्विसेज की भूमिका भी तो हो सकती है। और आपको ये पता होगा कि 1994 में मनमोहन सिंह के दिमाग का परिणाम था, इतना कमाल उन्होंने किया कि एक सर्विस टैक्स नाम की संकल्पना कर ली, और बाद में जब कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, राज्य इस ताक में थे कि सर्विस टैक्स उनको मिल जाए,
क्योंकि संविधान में एक जगह लिखा हुआ है कि राज्य प्रोफेशनल टैक्स लगा सकेगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स। और राज्यों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रोफेशनल टैक्स जिसका जिक्र संविधान में है, सर्विस टैक्स और कुछ नहीं है, वही टैक्स है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का भरपूर साथ दिया और कहा कि ना, प्रोफेशनल टैक्स अलग है, सर्विस टैक्स अलग है। और क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 248 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है, आपको पता हो ना, अवशिष्ट शक्ति जिनको बोलते हैं, रेजिड्यूरी पावर्स, जो यूनियन लिस्ट में है उस पर पूरी शक्ति केंद्र की है, जो राज्य सूची में है उस पर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूरी शक्ति राज्य की है, जो समवर्ती सूची में है उसमें जब तक कॉन्ट्राडिक्शन ना हो दोनों की शक्ति है, कॉन्ट्राडिक्शन होने पर केंद्र की शक्ति है। और चौथी बात क्या लिखी है 248 में, कि जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है उस पर पूरी शक्ति केंद्र की है। और सर्विस टैक्स संविधान में लिखा नहीं हुआ था। इस अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करके केंद्र ने सर्विस टैक्स अपने खाते में कर लिया। और जब एक केस जीत गया केंद्र, उसको लगा बाद में फिर परेशानी ना हो, संविधान में संशोधन किया 88वां, और 88वें संशोधन से यूनियन लिस्ट में एंट्री 92C बना के लिख ही दिया सर्विस टैक्स। अब संविधान में लिखा हुआ है, मतलब परसों हट गया, परसों रात को, लेकिन इस बीच में लगातार लिखा हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने जैसे एग्जाम्पल लिया ना वैसे एग्जाम्पल लेते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि सर्विस से सर्विस ये चेन चलती है, गुड्स से गुड ये चेन चलती है। जैसे मैंने कहा कार की फैक्ट्री है, एक छोटा सा प्रोडक्ट बना, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिला के थोड़ी बड़ी चीज बनी। जैसे टायर है, बॉल बेयरिंग्स की फैक्ट्री अलग है, ट्यूब्स की फैक्ट्री अलग है। उन सब से खरीद के एक कंपनी ने टायर बनाया, टायर बना के बेचा मारुति को। तो पहले लेवल का प्रोडक्शन, दूसरे लेवल का प्रोडक्शन, तीसरे लेवल का प्रोडक्शन, और कैस्केडिंग इफेक्ट हर जगह हो रहा था। ऐसी सर्विसेज में होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है कोई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी ने क्या कर रखा है, बहुत सारे अलग अलग सीएस से एग्रीमेंट साइन करवा रखा है, और वो हर एक सीए अपने आप में सर्विस टैक्स पे करने वाली अथॉरिटी है। नौकरी नहीं करता है, इनके लिए काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करता है। अब मान लीजिए कि क्लाइंट है कोई, उसने इनसे सर्विस मांगी, ये कहेंगे भाई हम आपसे 1 लाख रुपए लेंगे। लेकिन ये कंपनी क्या करेगी, ये अपना काम सारा खुद नहीं करती है, ये इनमें से 2-3 सीएस को उठाएंगे कि ये काम आप कीजिए, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए, और ये क्या करेंगे, उसके बदले अपने चार्जेस लेंगे। इन चार्जेस पर ये कंपनी सर्विस टैक्स पे करेगी, और इसके चार्जेस पर ये क्लाइंट सर्विस टैक्स पे करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे गुड्स में ऐसा होता है कि एक गुड, फिर बड़ा गुड, फिर और बड़ा गुड, हर लेवल पर टैक्स पे कर रहे हैं। सर्विसेज में भी ऐसा होता है कि एक सर्विस किसी के लिए, फिर एक बड़ी सर्विस बनी, फिर अगले स्तर पर और बड़ी सर्विस बन गई, और हर लेवल पर सर्विस टैक्स आप लगातार पे करते हुए चल रहे हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ भी है। एक रेयर सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ गुड्स और सर्विस टैक्स के बीच में आपको कैस्केडिंग नजर आए। जैसे कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है, आपने उससे कहा कि भाई मुझे एक खास किस्म की कार चाहिए, एक खास किस्म की बाइक चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि एक डीसी नाम की कंपनी है, दिलीप छाबड़िया नाम का एक व्यक्ति है, जो कारों को मॉडिफाई करने में भारत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। सिंपल सी कार को वो ऐसा बना देता है कि आप सोचेंगे मंगल ग्रह से कार आई है, कहाँ से कार आई है, अजीब किस्म का बना देता है। स्पेस शटल जैसी लगती है कार देखने में, इतना डिजाइनर तरीके से बनाता है। तो मान लीजिए आपने कहा कि भाई मेरी एक कार है पुरानी, मैं चाह रहा हूँ उसको डिजाइनर कार में कन्वर्ट कर दो। तो अब 2 चीज़ें इसमें हो जाएंगी। आपने उसको अपनी कार पुरानी दे दी, अब वो कह रहे हैं कि सर इसमें 2 तरह के चार्जेस हैं। सबसे पहले तो हम इस कार को अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कंसल्टेंट हायर करेंगे या डिजाइनर हायर करेंगे। और जो कंसल्टेंट हायर करेंगे, उस कंसल्टेंट को कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्साइज या सर्विस? सर्विस, क्योंकि सर्विस ली है ना उससे, तो सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब वो बता देगा, उसके बाद उसकी हिदायत के अनुसार हम वो सारा सामान खरीदेंगे जो इस कार में लगाना है, उस पर हम वैट पे करेंगे, खरीदेंगे। और जब वो सारा सामान लगा के उसकी राय के हिसाब से पूरा बना देंगे, तो अंत में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइज टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उत्पादन किया है। कई टैक्सेस हैं।
तो अभी के लिए वैट को बीच में हटा देते हैं, क्योंकि वैट राज्य सरकार का कर है और बाकी दोनों केंद्र के कर हैं। अभी हम वैट को हटा रहे हैं बीच में से, ठीक है। तो सर्विस टैक्स भी आ गया और एक्साइज टैक्स भी आ गया। जब मोड वैट से सेनवेट में कन्वर्ट हुआ तो कंसेप्ट ये था, हालांकि सेनवेट के कुछ समय के बाद सर्विस टैक्स आया, तब ये कंसेप्ट आया कि सेनवेट के अंतर्गत हम केवल एक्साइज को इनपुट के रूप में लेके माफ नहीं करेंगे, सर्विस टैक्स का भी इनपुट माफ कर देंगे। मोड वैट में केवल एक्साइज का इनपुट माफ होता था, सेनवेट में आगे चलकर क्या हुआ, एक्साइज और सर्विस टैक्स इन दोनों का इनपुट माफ होना शुरू हुआ। और इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार ने इन दोनों करों के स्तर पर इनपुट मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि कैस्केडिंग इफेक्ट गुड्स और सर्विसेज के बीच में भी खत्म होने लगा। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा हाथ से निकलना शुरू हो गया है। जैसे ही आप कहेंगे कि इतना मत समझाइए, मैं बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर सकता हूँ, आधे घंटे में सारा जीएसटी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, आ रहा है तो बधाई हो, और आता ही रहेगा, ऐसा क्या है इसमें। अभी आईजीएसटी में थोड़ा कठिन एग्जाम्पल आएगा, ये सब तो ट्रेलर्स हैं, असली तो आपको वहाँ थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि आईजीएसटी का जो सिस्टम है, जो नया जीएसटी में एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो कैसे काम करता है। आपको अगर बीच में 1 मिनट का ब्रेक चाहिए हो, आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, जिससे आपकी कोशिकाएं, जो ग्रे सेल्स होते हैं जो दिमाग में ज़्यादा काम करते हैं, वो सक्रिय हो जाए, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। चलिए, तो मैं क्या आपको ये समझा पाया कि वैट प्रिंसिपल सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज में यूज़ हुआ, और सेंट्रल एक्साइज में भी 2 लेवल्स पे यूज़ हुआ। मोड वैट में सेंट्रल एक्साइज का इनपुट सेंट्रल एक्साइज में मिलना शुरू हुआ, और सेनवेट के आने के कुछ समय बाद जब सर्विस टैक्स भी आ गया, तो सेनवेट के अंतर्गत जो आजकल होता था वो ये कि सेंट्रल एक्साइज का इनपुट भी और सर्विस टैक्स का इनपुट भी दोनों आउटपुट में से माइनस कर दिया जाए, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा ना हो। इसके बाद ये काम किया गया सर्विस टैक्स में। जब सर्विस टैक्स आया तो उससे पहले मोड वैट आ ही चुका था, और जब मोड वैट आ चुका था तो ये समझ में सबको आ चुका था कि वैल्यू एडिड टैक्स ही लगाना अच्छा होता है। इसलिए जब सर्विस टैक्स लाया गया तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर था कि हमें वैल्यू एडिशन पे काम करना है। इसलिए सर्विस टैक्स में भी हमारे देश में ये व्यवस्था चल रही थी कि इनपुट क्रेडिट हम देंगे, यानी कि सर्विस टैक्स भी एक प्रकार का वैल्यू एडिड टैक्स ही था। मैं 2 वाक्य बोलता हूँ, बताइए स्पष्ट हो रहे हैं या नहीं। 1986 से पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स नहीं था, पर 1986 से ये वैल्यू एडिड टैक्स हो गया था। दूसरी बात, सर्विस टैक्स भी वैल्यू एडिड टैक्स के प्रिंसिपल पर ही चल रहा था। तो वैल्यू एडिड टैक्स कोई तोप चीज़ तो है नहीं हमारे लिए, हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे। अब तीसरी बात क्या थी, जो राज्य थे उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को समझाना शुरू किया कि भाई हमने इतना अच्छा सिस्टम बना लिया है, तुम भी तो आगे बढ़ो। तो 2 काम कर दो, एक तो एक्साइज जो आप लेते हो शराब पर, और दूसरा आप जो सेल्स टैक्स लेते हो, इनमें जहां जहां कैस्केडिंग है उसको खत्म करो, उसको खत्म। अच्छा, मजे की बात है कि दुनिया भर में जहां जहां वैल्यू एडिड टैक्स आया, वैट से टैक्स कम हो जाता है, लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। एक तो इसलिए बढ़ जाता है कि आपको टैक्स का बेनिफिट तभी मिलेगा इनपुट का, जब आपका पीछे वाला टैक्स पे करेगा और आगे वाला टैक्स पे करेगा। वो चेन ऐसी बनती है कि सबको टैक्स पे करना पड़ता है, और जब सब थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं तो कुल मिला के सरकार का टैक्स कलेक्शन पहले से ज़्यादा ही हो जाता है। एक कस्टमर पे दबाव कम आता है, लेकिन सरकार का कुल टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। दुनिया भर में ऐसा हुआ, जिस भी देश में लागू हुआ, जनरल रीडिंग यही है कि टैक्स उससे बेहतर हो जाता है। अब राज्यों को समझाया कि भाई तुम एक्साइज और सेल्स टैक्स में कैस्केडिंग को समाप्त करने का प्रयास करो। अच्छा, राज्यों से अब जैसी फाइनेंस की बात करते हैं, उनको लगता है कि तो पहले भिखारी बना के छोड़ा हुआ है हमें, ये और कुछ लूटने के लिए आ गया है। तो इतना अविश्वास राज्यों को रहता है केंद्र सरकार पर, इतना अविश्वास रहता है, उसकी बात सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि एक्साइज पर तो हाथ भी मत लगाना,
क्योंकि ये हमारी आय का सबसे बड़ा साधन है। इसमें कोई दीन ईमान नहीं है, एक्साइज कितना भी लग सकता है। कुछ दिन पहले मैंने एक एग्जाम्पल देखा, एक शराब की बोतल जो 32 रुपए की थी सरकार के सामने जब प्रोडक्शन के समय, वो मार्केट में जाते जाते 230 रुपए की हो चुकी थी। राज्य सरकारें शराब से इतना पैसा कमाती हैं, हालांकि हर जगह इतना नहीं होता है। आमतौर पर राज्य सरकार शराब से क्या करती है, करीब 30 से 60% के बीच में एक्साइज ड्यूटी और उसके बाद 30 से 40% के बीच में वैट या सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगाती है। और जब सरकार को लगे कुछ नहीं हो रहा है तो फिर वो शराब पर ही इतना टैक्स लगाते हैं। वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पिए ताकि खूब टैक्स मिले। उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसा ही नहीं राज्य के पास। अब कल से आना शुरू हो गया होगा, लेकिन परसों रात तक पैसा था ही नहीं उनके पास। और क्योंकि पैसा था ही नहीं तो बेचारे करें क्या, शराब बेच के पैसा कमाते थे, उनके पास रास्ता क्या बचता था। तो एक्साइज पर तो राज्य हाथ भी नहीं लगाने देते, इस बार भी नहीं लगाने दिया। जीएसटी में भी शराब नहीं आई है। और मजे की बात है कि जो 101वां संविधान संशोधन, अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसके माध्यम से आर्टिकल 366 में भी संशोधन हुआ। 366 में कुछ परिभाषाएं हैं, उसमें जीएसटी की परिभाषा दी गई है। जीएसटी की परिभाषा क्या है? एनी टैक्स लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन कंज्यूमेबल लिकर। जीएसटी की परिभाषा है पीने योग्य अल्कोहल को छोड़कर किसी भी वस्तु या सेवा पर लगने वाला कर। जीएसटी की परिभाषा ये है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 366 संशोधित पढ़ें, उसमें जीएसटी की परिभाषा ये है। क्योंकि राज्य ऐसे अड़े हुए थे कि चाहे जो हो शराब नहीं छूटनी चाहिए हमसे। शराब को लेकर इतनी कमिटमेंट उनके अंदर रहती है क्योंकि उसी से उनका खर्चा चलता है। तो अच्छा, एक्साइज जो है, स्टेट एक्साइज, उसमें कैस्केडिंग का ज़्यादा मतलब है भी नहीं। क्योंकि शराब की फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होता कि कहीं शराब का ये बना, कहीं शराब का वो बना, फिर सारी वो आमतौर पर एक फैक्ट्री में ही शराब बन जाती है। तो एक्साइज से एक्साइज में कैस्केडिंग नहीं होती क्योंकि सिंगल पॉइंट पे ही सारा काम हो जाता है। लेकिन जो सेल्स टैक्स है उसमें कैस्केडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो बड़ा सरल सा है, रॉ मटेरियल बेका, उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस मटेरियल है वो बिका, फिर सेल्स टैक्स। फिर होल सेलर ने बेचा, फिर सेल्स टैक्स। रिटेलर ने बेचा, फिर सेल्स टैक्स। एक ही वस्तु पर चार लेवल्स पर सेल्स टैक्स लगता था। एक्साइज तो अगर राज्य सरकार ले भी रही है शराब पर, एक ही पॉइंट पे ले रही है ना, तो एक्साइज 2 या 3 बार नहीं लग रही है, इसलिए उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ज़्यादा इस चीज़ में थी कि सेल्स टैक्स वो कई लेवल्स पर बार बार ले रहे थे और हर बार टैक्स पे टैक्स, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को समझाया, ये 2004 के आसपास की बात है, जब केंद्र सरकार ने अपना सैन वैट, सर्विस टैक्स सब वैट प्रिंसिपल पे सफल करके दिखा दिया, तब राज्यों से कहा कि भाई अब आप लोग भी थोड़ा सुधार कीजिए। राज्यों ने कहा सुधार करना तो चाहते हैं पर क्या करें, हिम्मत नहीं होती। पहले ही मतलब इतना कम पैसा है कि किसी तरह से काम चला रहे हैं, सुधार के चक्कर में अगर वो भी कम हो गया तब हमारा क्या होगा। तो केंद्र ने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें गारंटी देते हैं। ये ध्यान रखना, सेल्स टैक्स के मामले में, क्योंकि सेल्स टैक्स संविधान के हिसाब से राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार इसमें कुछ खास कर नहीं सकती थी। केंद्र ने क्या किया, अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया कि आप सेल्स टैक्स को वैट में कन्वर्ट कीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लिखित में विश्वास, यानी कि बातचीत में कर दिया कि 2 साल तक आपको जो भी नुकसान होगा, अगर नुकसान हुआ तो सारा का सारा कंपनसेशन हम पे करेंगे आपको। उस समय 28 राज्य भारत में थे। धीरे धीरे राज्यों को लगने लगा कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। केंद्र ने यहाँ तक कहा कि ठीक है, आप सारे एक साथ मत कीजिए, जिसको जैसे जैसे ठीक लगे वैसे वैसे करना शुरू कर दीजिए। और 2005 में केंद्र सरकार के बहुत प्रोत्साहन देने पर लगभग अधिकांश राज्यों ने, 22-23 से ज़्यादा राज्यों ने ये प्रयोग किया अपने यहाँ। और तब से राज्यों का सेल्स टैक्स जो था उसका नाम क्या पड़ गया, वैट। उसका नाम ही वैट हो गया। और आमतौर पर 14%, कहीं कहीं 8%, कहीं कहीं 4%, ऐसी कुछ दरें हर राज्य ने अपनी अपनी, क्योंकि राज्य सूची का मामला है ना, तो हर राज्य की वैट की दरें भी अलग अलग हैं, उसमें कोई कॉमन दरें नहीं, क्योंकि राज्य का अधिकार है। लेकिन वैट होने से इतना हुआ कि कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ, कीमतें कम हुई।
लोगों की जेब पर संकट कम हुआ और जो ब्लैक में सारा काम चल रहा था खरीद बेचने का, वो ब्लैक वाला काम कम हुआ, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगा। और मज़े की बात है कि 2005-06 में पहले साल में केवल 8 राज्यों को कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ी और अगले साल में संख्या रह गई 5। उसके बाद तो मिलना भी नहीं था और किसने मांगा भी नहीं। और आज सब राज्यों का मानना है कि वैट पर जाने से उनको फायदा हुआ। अब भारत के सभी राज्य वैट प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, कोई भी सिंगल पॉइंट टैक्सेशन पे काम नहीं करता है, क्योंकि वैट में सबसे अच्छा ये है कि इनपुट टैक्स के चक्कर में अगर एक्स, वाई और जेड की चेन है, वाई को बेनिफिट तभी मिलेगा जब एक्स ने टैक्स पे किया हो, वो एक्स से पीछे पड़ जाएगा, टैक्स पे करो, और जेड को सारा फायदा तब मिलेगा जब इन दोनों ने पे किया हो। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग इंसेंटिव्स। ये आपस में ही ऐसे जुड़ा हुआ मामला कि ये खुद एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, टैक्स पे करो। और इस सबसे कुल मिलाकर सरकार का टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ जाता है। तो एक वस्तु पर एक व्यक्ति से टैक्स ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन कुल मिलाकर टैक्स बेस बढ़ जाता है और सरकार की आय लगभग 14% प्रति वर्ष की दर से वैट कलेक्शन सरकारों का पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। और इस बात का जिक्र जीएसटी में भी किया गया है, क्योंकि जीएसटी में भी कंपनसेशन का एक प्रोविज़न है, तो उसमें 14% की प्रिज्यूम्ड ग्रोथ रेट मान के चला गया है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। अब दिक्कत क्या क्या है आज के समय में? पहले 3 बातें। आज के समय में सेंट्रल एक्साइज यानी कि सेन वैट प्रिंसिपल पर ही चलता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ आज के समय 30 जून की रात तक का बता रहा हूँ, ठीक है? 1 जुलाई को तो बहुत कुछ हो गया है, बधाई हो, जीएसटी हुआ है। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि विकास होना था, विकास होना था, अब जीएसटी हो गया। विकास नहीं हो रहा, मोदी जी ने कहा था विकास होगा। तो कुछ कुछ होता रहता है। नोटबंदी हो गई थी बीच में, अब उसका भाई जीएसटी हुआ है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। तो पहली बात यह कि सेंट्रल एक्साइज कौन से प्रिंसिपल पे चल रहा है? वैट पे। उसका नाम क्या है? सेन वैट। सर्विस टैक्स का नाम सर्विस टैक्स है, पर प्रिंसिपल कौन सा है? वैट। राज्यों का जो सेल्स टैक्स था उसका भी अब नाम क्या पड़ गया? वैट, और प्रिंसिपल भी कौन सा है? वैट। स्टेट एक्साइज पर वैट लागू नहीं होता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक फर्क पड़ता है। अगर राज्य में शराब का उत्पादन हुआ, उत्पादन पर लगेगा एक्साइज और बिक्री पर लगेगा वैट। इस एक्साइज का इनपुट क्रेडिट इसकी बिक्री से नहीं मिलेगा। तो राज्य में शराब की कीमत ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह क्या है कि राज्य में शराब के उत्पादन पर जो एक्साइज टैक्स लगा, उस एक्साइज का इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके वैट के समय नहीं मिलता है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? सेंट्रल एक्साइज यानी कि सेन वैट आपने किसी वस्तु पर चुकाया, ये सेंट्रल टैक्स है, और बिक्री कर राज्य के पास है। शराब छोड़ के बाकी सबकी बात कर रहा हूं मैं अभी। सेन वैट शराब छोड़ के सबका केंद्र के पास है ना, उत्पाद कर। किसी भी वस्तु की कल्पना कर लीजिए, जैसे गिलासी है, सेन वैट केंद्र सरकार को चुकाया गया, और जब बिका तब राज्य सरकार ने वैट मांगा, क्योंकि ये राज्य का कर है और ये केंद्र का कर है, और केंद्र और राज्य के बीच में ऐसी सहमति आज तक नहीं बनी थी कि हम आपस में इनपुट क्रेडिट देंगे। इसलिए हम आज भी जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जो सेंट्रल एक्साइज पे किया होता है, उस सेंट्रल एक्साइज के ऊपर आज भी सेल्स टैक्स पे करते हैं। सरलतम भाषा में अगर इसका मतलब कहना हो, 100 रुपये की वस्तु बनी, 12.5% केंद्र सरकार ने उस पर लिया सेंट्रल एक्साइज टैक्स, 112 रुपये 50 पैसे की हो गई। आप कल्पना कीजिए कि सीधे रिटेलर के पास आ गई और उसने 112 + 5 में 37 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट जोड़ा, 150 की बेची, इस पर टैक्स लगा 14% का, 21 रुपये। आपने 171 रुपये की वस्तु खरीदी। आपने जो 171 की वस्तु खरीदी है, इसमें कैस्केडिंग केवल एक लेवल पे है, और वो ये है कि जो 12.5 रुपये आपने यहाँ पे किए हुए थे, इन 12.5 पर 14% टैक्स, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 1 रुपये 80 पैसे के आसपास आपने दिए टैक्स पर टैक्स। और इस समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र और राज्य के कर अलग अलग हैं।
जब तक केंद्र और राज्य को अपने करों के मामले में आपस में कोऑर्डिनेशन का मौका ना मिले, जब तक फेडरल प्रिंसिपल, अब तक फेडरल प्रिंसिपल ये कहता था कि केंद्र के कर अलग, राज्य के कर अलग, अलग अलग कर होंगे तो पड़ोसियों की तरह रहेंगे, वो मिलकर एक वन इंडिया जिसकी कल्पना की जाती है वो नहीं बना सकते। वन इंडिया तो तब बनेगा जब केंद्र और राज्य के अलग अलग कर अलग अलग ना रहें। और अगर मैं आपसे कहूं कि जीएसटी क्यों लाना पड़ा, तो 3-4 समस्याएं हमारे सामने थी। इस बिंदु पर आकर आप समझ जाएंगे कि जीएसटी को लाने के पीछे मूल कारण क्या क्या थे। जीएसटी को लाने का सबसे पहला कारण ये था कि गुड्स के टैक्स और सर्विसेज के टैक्स अलग अलग चल रहे थे, और हम चाहते थे कि गुड्स और सर्विसेज के टैक्सेस को एक ही कर दें। इनपुट का क्रेडिट तो मिल रहा था, बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट को ना गुड्स मानने को तैयार थे ना सर्विसेज मानने को तैयार थे, और जहां टैक्स कम हो वहां घुस जाते थे। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है समझ नहीं आता था। 2012 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा उपाय किया, पहले सर्विस टैक्स की लिस्ट लंबी करते गए, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है। ये दुखी हो गए बेचारे। जैसे एक बार क्या लिख दिया कि अगर कोई बार्बर की शॉप है तो सर्विस माना जाएगा। बार्बर समझदार निकला, उसने बार्बर का बोर्ड हटा दिया, अब लिखा हेयर स्टाइलर। अब सरकार क्या करे, अगली बार सरकार करे कि हेयर स्टाइलर को भी सर्विस माना जाएगा, उसने फिर बोर्ड हटा दिया हेयर डिजाइनर। सरकार थक गई बेचारी कि जितनी सर्विस का नाम लिखते हैं उतना ही लोग मजे लेते हैं। तो 2012 में सरकार ने क्या कहा, इसमें जो जो लिखा है उसे छोड़ के बाकी हर चीज को सर्विस माना जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, कि इनको सर्विस नहीं मानेंगे, बाकी सबको सर्विस माना जाएगा। इसमें भी बड़ी गफलत थी, तो जीएसटी वाले में सरकार ने और शानदार काम कर दिया। आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस की परिभाषा दी है। क्या लिखा है, सर्विस इज एवरीथिंग दैट इज नॉट ए गुड। वो हर चीज सर्विस है जो वस्तु नहीं है। ये परिभाषा लिखी है संविधान में सर्विस की। जो भी वस्तु नहीं है वो सेवा है, और दोनों की दर बराबर है। अब आपसे पूछेंगे, तू ही बता दे भाई कि वस्तु है कि सेवा है। जो मानने मान ले, वस्तु है तो ले वस्तु लिख दिया, सेवा है तो सेवा लिखवा लो। टैक्स रेट एक ही है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो ना वस्तु है ना सेवा है, क्योंकि सेवा हर वो चीज़ है जो वस्तु नहीं। तो इस संविधान संशोधन में एक मजेदार बात ये भी हुई, इन लोगों ने ऐसा किया। तो पहला था कि गुड्स और सर्विसेज का जो वर्गीकरण था उससे समस्याएं पैदा हो रही थी। दूसरा था कि सेन वैट प्लस वैट, ये कैस्केडिंग इफेक्ट हर जगह चल ही रहा था। इस कैस्केडिंग को रोकना जरूरी था। आप ये बात समझ पा रहे हैं, सेन वैट प्लस वैट। सेन वैट कौन ले रहा है, केंद्र सरकार, किस चीज पर, उत्पादन पर, और वैट राज्य ले रही है, और किस चीज पर, सेल पर, बिक्री पर। बाकी सारे कैस्केडिंग खत्म हो चुके थे, एक यही कैस्केडिंग बचा हुआ था, बस इसी कैस्केडिंग को रोकना था। तीसरी एक समस्या जिसका समाधान हम कर नहीं पाए, स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट का वैट, इसकी कैस्केडिंग चल रही है शराब में। आपको ध्यान है ना, स्टेट एक्साइज टैक्स कहाँ लगता है, शराब के मामले में। अगर कोई राज्य सरकार शराब के उत्पादन पर उत्पाद कर भी ले रही है, और फिर शराब की बिक्री पर बिक्री कर भी ले रही है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रही है, इसका मतलब वहाँ कौन सा इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट है। चौथी समस्या ये थी कि अगर आप चाहते हैं वन इंडिया बन जाए आपका, अलग अलग राज्यों की वैट की दरें अलग अलग हैं। राज्यों की वैट रेट्स अलग होने का नुकसान और फायदा क्या है। जैसे दिल्ली में अगर आप लंबे समय से रह रहे हो तो आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, जैसे बाइक खरीदनी है तो छोड़ो दिल्ली में नहीं, गुड़गांव से खरीद लेते हैं। क्योंकि हरियाणा ने अगर कंपटीशन करना चाहा तो वो क्या करेगा, दिल्ली की तुलना में मोटरसाइकिल पे वैट 1% कम कर देगा।
अब क्या होगा? अच्छा, एक्साइज में कम ज़्यादा के मामले में तो उपाय हो जाते हैं हमारे पास, शराब वगैरह के मामले में। अब इसमें क्या होगा? जो कस्टमर होगा वो सोचेगा कि दिल्ली से गुड़गांव जाने में कितना टाइम लगेगा, मेट्रो में बैठूंगा, वहाँ जाके खरीद लूँगा, वहाँ से ले आऊँगा। और अगर इतना करने भर से मेरे 4,000 रुपये या 2,000 रुपये या 1,000 रुपये बच जाते हों, इसमें क्या बुरी बात है? राज्य की सरकारों में कंपटीशन रहता है कि मुझे ज़्यादा वैट मिले, और मुझे ज़्यादा वैट कब मिलेगा? जब मेरे वैट की दर आस पड़ोस के राज्यों के वैट की दर से कम होगी। और अगर पड़ोस का राज्य बहुत कमज़ोर टाइप का है तो बढ़ा दो अपनी दर, लोग हार के थक के यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वैट की दरों में कंपटीशन राज्य में हो जाता था, और इसका अल्टीमेट नुकसान सबको होगा, सारे प्रोड्यूसर्स को होगा, सारी सरकारों को होता था। तो एक, और फिर जो बिजनेस करने वाले उनको भी दिक्कत कि यहाँ इतनी रेट है, वहाँ इतनी रेट है, तो वो भी सोचते हैं कि इंडस्ट्री हम कहाँ सेटअप करें, कहाँ हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो वैट की रेट अलग अलग होना एक समस्या ये आ रही थी। इसके अलावा एक टैक्स होता है एंट्री टैक्स, और एक होता है ऑक्ट्रॉय, चुंगी कर। एक ट्रक निकलता है, मान लीजिए दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए, उसको हर राज्य की एंट्री पे एंट्री टैक्स पे करना है, एक एक दिन खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पर। और इतना ही नहीं, किसी नगर पालिका से निकलेगा और नगर पालिका ने अगर ठान लिया तो चुंगी कर लगा देगी। तो 4 लोग बैठे पत्थर लेके ऐसे करके बैठ गए हैं, कहेंगे पहले टैक्स तो चुंगी कर दो हमारा। अब वो इतना स्लो मूवमेंट होता है कि एक देश के अंदर लगता है कि 50 देश बने होंगे। इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? और तब हमारी सरकारों को लगा कि इन सब चीजों का एक ही उपाय है, और वो है गंगा सिंह तिवारी यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इस समझ के साथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की संकल्पना सरकारों के मन में आनी शुरू हुई, और इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाने शुरू हुए। आज के सेमिनार का पहला हिस्सा पूरा हो गया, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि जीएसटी की ज़रूरत क्यों थी। यहाँ तक आपके मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और कर लीजिए, मतलब सेंटर और स्टेट्स का टैक्सेशन सिस्टम आपस में जोड़ना ज़रूरी था, ताकि लोगों को कर भरना आसान लगने लगे और उनको इस बात से फ़र्क ना पड़े कि वो कौन से राज्य में है। राज्य और केंद्र के सारे कर एक ही पॉइंट पर बैठकर चुका सके और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए। तो पहले हिस्से में कोई सवाल आपका बचा हो